रामलाल एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता रहता था, लेकिन फिर भी उसके हाथ सिर्फ 2 पैसे ही आते थे। एक दिन रामलाल ने सोचा, जिंदगी का गुजारा ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर मैं कुछ और नहीं भी कर पाता हूँ तो मैं रात के समय भी रिक्शा चलाऊंगा। फिर रामलाल ने फैसला किया। रात काफी हो गई थी। आधी रात के समय में जब वह अपने घर की तरफ रिक्शा लेके जा रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक घूंघट ओढ़े औरत दिखाई देती है। सुनिए चाचा, अगर आप मेरे घर तक मुझे छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बेटा, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। मेरा तो काम ही यही है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। चाचा, आप बस चलते रहो, मैं आपको आगे रास्ता बताती रहूंगी। दरअसल बात यह है कि मेरे घर का पता मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी नया घर खरीदा है। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देख रही हो, रात का माहौल इतना ज्यादा बेकार चल रहा है। तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और ऊपर से तुम लड़की जात हो, तुम्हें अपने घर पे ही रहना चाहिए था। सुबह होके अपना काम कर लेती आराम से। तभी रिक्शे में बैठी औरत को गुस्सा आता है और वह कहने लगती है, चाचा, मैंने आपको बस घर छोड़ने के लिए कहा, ना कि मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। आप चुपचाप बस रिक्शा चलाइए, नहीं तो एक काम कीजिए, आप अपना पैसा लीजिए और मुझे यहीं पर रोक दीजिए, मैं आगे खुद चली जाऊंगी। अरे बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अब मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। लेकिन वो औरत रामलाल की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अरे भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। वो तो मैंने सोचा औरत जात है, अकेली रास्ते पे खड़ी है, चलो मैं ही उसके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसे मेरी बात नहीं सुनना तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी अगर मेरी जगह कोई चोर उचक्का होता तब तो बाप रे बाप, क्या ही गजब हो जाता। लेकिन मैंने सोचा उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर ठीक है। वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, मुझे अब घर चलना चाहिए। रोज की तरह रामलाल घर आकर खाना खा पी कर सो जाता है। वो बहुत ही गहरी नींद में था, लेकिन फिर उसे एक बहुत डरावना सपना आता है। डरावना सपना देखने के बाद वह अचानक उठ जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। बगल में सोई रामलाल की पत्नी भी उठ जाती है। क्या हुआ जी, आप ऐसे अचानक उठ क्यों गए? सब ठीक तो है ना, मुझे बताइए। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रामलाल सपने के बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता और अपना रिक्शा लेकर सुबह सुबह चल पड़ता है। फिर क्या था, रोज की तरह फिर से सुबह से रिक्शा चलाते चलाते शाम हो चला था। अब रात के समय जब वह अपने घर वापस लौट रहा था, फिर से उसे वो मंजर दोबारा दिखाई दिया। उसने वही देखा जो कल रात में देखा था। सड़क के किनारे एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी थी। औरत जल्दीबाजी में रामलाल के रिक्शे के पास आती है। चाचा जल्दी चलो, और कहाँ जाना है मैं आपको रास्ते में सारी बातें बता दूंगी। रामलाल यह देखकर बहुत ही चौंक जाता है और उससे पूछ पड़ता है, अरे बेटी, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आती हो? आखिर क्या वजह हो सकती है? इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर किस लिए आती हो? अपना मुंह बंद करो और अपने काम से काम रखो। रिक्शा चलाना तुम्हारा काम है और पैसे लेना, तो रिक्शा चलाओ और मुझे घर पर छोड़ दो, वहीं मोड़ पे छोड़ देना, पैसे तुमको मिल जाएंगे और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, रामलाल उसे कल की तरह उसी मोड़ पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन इस बार रामलाल घर आने के बाद अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है। क्या जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा सच बताइए, आपने अभी जो कुछ भी कहा वो बात सच है क्या? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा तो ये बताइए, वो दिखने में कैसी है? उसकी बीवी घबराते हुए ये बात पूछती है। अरे सुलेखा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई बात है क्या? नहीं जी, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। कहीं वो कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं है जो आपके पीछे पड़ी हो? ना जी ना, आप तो बस दिन में ही रिक्शा चलाइए, आप जितना भी कमा के लाएंगे हम उतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे। अरे सुलेखा, तुम बेकार में परेशान होती हो। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भी कैसी बातें करती हो? चुड़ैल जैसी कोई बात नहीं होती। तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। रामलाल अपनी पत्नी को समझाता है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर क्या
था। रामलाल रोज सुबह जाता और शाम होते ही वो औरत दिखाई पड़ती। हर रोज ऐसे ही चलता रहा। काफी दिन हो जाने के बाद रामलाल ने यह सोचा, आखिर ये माजरा क्या है, मुझे देखना होगा। और ये औरत हर रोज मेरे ही रिक्शे का इंतजार क्यों करती है? आखिर वो किसी और के रिक्शे में क्यों नहीं जाती? आज तो मैं इस बात का जरूर पता लगाऊंगा और उसका पीछा करूंगा। रामलाल यह सोचते हुए उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद औरत एक खंडहर वाले घर के अंदर चली जाती है। रामलाल भी उसके पीछे चला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो घर कम खंडहर ज्यादा लग रहा है। मकड़ियों के जाल, इतने सारे कूड़े करकट, यहाँ पर कैसे ही कौन रहता होगा। रामलाल यह सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। औरत बहुत ही ज्यादा चीख रही थी। रामलाल उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और डरने के बाद वह घर आकर चुपचाप खाना पीना खाकर हर रोज की तरह सो जाता है। लेकिन उस रात वो बहुत डरा हुआ था। फिर उसी रात उसने एक भयानक सपना देखा। सपना देखने के बाद वह घबराहट में उठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुलेखा भी उठ जाती है। सुनिए जी, आप फिर से कोई बुरा सपना देखे हैं क्या? आजकल आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं। मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है कि ज़्यादा काम का बोझ ना ले, हम लोग जितने में हैं खुश रहेंगे। लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। सुलेखा, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो क्या है कि थोड़ी सी थकावट सी हो रही थी, इसलिए नींद टूट गई। तुम परेशान ना हो, सो जाओ, सब ठीक है। रामलाल उस रात भी अपनी बीवी को सपने के बारे में कुछ नहीं बताता और रिक्शा लेकर चला जाता है। रामलाल रिक्शा तो चला रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान घूंघट वाली औरत के ऊपर था। आखिर उसके साथ हुआ क्या है और वो हर रोज जाती कहाँ है? अभी भी उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंज रहे थे, लेकिन जवाब उसे कुछ नहीं मिल रहा था। रामलाल सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है। रात के समय फिर वह उस औरत का इंतजार करने लगता है, लेकिन आज रात वह औरत नहीं आई थी। रामलाल सोचने लगता है और फिर हिम्मत जुटाकर फिर उस खंडहर में जाता है। खंडहर में जाने के बाद उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार रामलाल डरता नहीं है। रामलाल खंडहर में जाने के बाद सारी चीज़ें देखता है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। तभी उसे एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी बहुत ही पुराना और उस पे बरसों की लगी धूल पड़ी हुई थी। अलमारी अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और उसमें लगा ताला बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा था। रामलाल बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ताला नहीं तोड़ पाता है। तभी रामलाल को एक लोहे की छड़ी दिखाई देती है। उस छड़ी की मदद से रामलाल ताला तोड़ देता है। अलमारी खोलने के बाद अंदर का नज़ारा देखते ही रामलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रामलाल जिस घूंघट वाली को रोज छोड़ता था, वही घूंघट वाली उस अलमारी के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। रामलाल यह नज़ारा देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से घूंघट से ढका हुआ था, जिससे कि रामलाल को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वह घूंघट उठ जाता है और घूंघट के अंदर कोई लड़की नहीं बल्कि कंकाल होता है। रामलाल यह देखकर डर जाता है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगी। ये कोई औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। कोई मुझे बचाओ, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? इतने में ही वह कंकाल लड़की का रूप ले लेती है और वह कहती है, चाचा, आज तक तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आपकी आवाज़ कौन सुन पाएगा? मेरी चीखें, मेरी आवाज़ें किसी ने नहीं सुनी। मेरी मदद किसी ने नहीं की, तो आपकी कौन ही मदद करेगा? इस खंडहर की आवाज़ तो बाहर जाती ही नहीं, चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले। वैसे आप फिक्र ना करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आपने मुझे बेटी कहा है, मैं आपको भला कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ? बरसों से मैं इस अलमारी में बंद हूँ। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। सब लोग डर कर भाग गए, लेकिन आप ही एक हिम्मत वाले हैं जो मुझे मुक्त कराए। आज आपने मुझे इस अलमारी से आज़ाद कराया है। मैं आपको अपनी कहानी ज़रूर बताऊंगी, शायद तभी मुझे इंसाफ मिले। किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। आज तक मेरी आत्मा इसीलिए भटकती रहती है। मेरा नाम श्रावणी है, मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हम लोग बहुत खुश रहा करते थे। तभी मुझे एक नीलेश नाम के लड़के से प्यार हो गया। वो भी मुझे प्यार करने का दावा करता था। वो मुझसे कहता था, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ती गई। कुछ दिन बीतने के बाद उसने मुझे शादी के लिए बोला। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की। घर वाले मुझे बहुत प्यार करते थे,
इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और नीलेश से मेरी शादी करवा दी। नीलेश का घर मेरे घर से तो छोटा था, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करना चाहती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसके घर में एक भी अलमारी नहीं थी। तभी मैंने उससे कहा, नीलेश, तुम्हारे घर में तो कोई अलमारी नहीं है, मैं अपने कपड़े और जेवरात कहाँ पर रखूं? तभी नीलेश अगले दिन मेरे लिए एक अलमारी लेकर आया। मैंने सारे कपड़े और अपने सारे जेवरात उस अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बीतने के बाद नीलेश उस अलमारी से मेरे सारे गहने और कपड़े निकालकर कहीं ले जा रहा था। तभी मैंने नीलेश को रोका। अरे नीलेश, आप ये क्या कर रहे हैं और मेरे सारे गहने कपड़े कहाँ लेकर जा रहे हैं? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, आप अपने ही घर में ऐसे ही चोरी क्यों कर रहे हैं? इतने में ही नीलेश मेरे पास आता है और मेरे बाल पकड़कर मुझे उल्टा सीधा बोलने लगता है। सुन श्रावणी, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो बस ये सब अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ। उसे अमीर बनना था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुझे अपने जाल में फंसाया, तेरे गहने और तेरा जायदाद लेने के लिए। लेकिन जायदाद तो मेरा हुआ नहीं, तो इससे अच्छा तेरा गहना ही मेरा हुआ। इससे भी मैं अपनी बीवी को बहुत खुश कर सकता हूँ। नीलेश का वो रूप देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और नीलेश बेरहमी से मेरे हाथ पैर बांधकर और इसी अलमारी में मुझे बंद कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने मुझ पर दया नहीं किया। दम घुटने की वजह से कुछ ही देर में मेरी मौत हो गई और मुझे बचाने कोई नहीं आया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब लोग डरकर भाग गए। मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं आपके पीछे पड़ गई। अब आपके ऊपर है, आप मेरी मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। फिर रामलाल सारे सबूत लेकर पुलिस के पास जाता है और नीलेश को सजा दिलाता है। और फिर रामलाल श्रावणी के कंकाल को ले जाकर जला देता है और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरह श्रावणी की भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाती।